अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पाड़ा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम बैक्टीरिया की इम्पोर्टेंस के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है। ठीक है ना, इन्वायरमेंट के लिए, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो बैक्टीरिया क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है इन्वायरमेंट के लिए एज वेल एज दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए। आप जानते हो कि बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के बाहर, हर जगह दुनिया में पाया जाता है। ठीक है, तो हमें पता है हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जिनके बगैर हमारी बॉडी वर्क नहीं करती है। ठीक है ना, हमारी गट के अंदर ऐसे बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है ना, जो फूड की जो ब्रेक डाउन करते हैं, फूड को जो है वो हजम करने में हमारी हेल्प करते हैं। इसीलिए बैक्टीरिया जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमंस के लिए एज वेल एज अदर एनिमल्स, अदर ऑर्गेनिजम्स, सबके लिए बैक्टीरिया की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्लियर। और क्या कहा जाता है कि बैक्टीरिया ने बेनिफिट भी देना है और बैक्टीरिया हार्मफुल भी है। ठीक है ना, बैक्टीरिया ने फ़ायदा भी देना है और बैक्टीरिया ने नुकसान भी देना है। ठीक है, क्लियर। तो अब बेसिकली हार्मफुल की अगर हम बात करें, बेनिफिट्स तो हम इसमें पढ़ लेंगे ना इंपॉर्टेंस में। अगर हम हार्मफुल इफेक्ट की बात करें बैक्टीरिया की, ठीक है ना, तो एक बैक्टीरिया है हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस नमूनाई। ठीक है ना, हार्मफुल की बात कर रही हूँ मैं, आपकी बुक में नहीं ये मेंशन, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि एक बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनाई। ठीक है, उसने नमूनिया काज करना है। एक बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, उसने टेटनस डिजीज काज करनी है। बहुत जो है खतरनाक डिजीज है टेटनस। ठीक है ना, नमूनिया भी बहुत खतरनाक डिजीज है। ठीक है ना, कुछ लोगों की डेथ भी हो जाती है इससे। ठीक है ना, तो ये नमूनिया काज कौन कर रहा है? बेसिकली एक बैक्टीरिया ही काज कर रहा है। ठीक है ना, तो ये तो हो गए इसके हार्मफुल इफेक्ट। बहुत सी ऐसी स्पीशी हैं जो इंसान के अंदर बीमारियां काज कर देती हैं। ठीक है ना, इस तरह ये इंसानों के लिए पैथोजन होती हैं। ठीक है ना, पैथोजन क्या है? ऐसी चीज जो ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई डिजीज काज करे। ठीक है ना, इसके अलावा इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट भी हैं। ठीक है ना, तो इसने इंसानों के लिए बहुत ज्यादा सर्विसेज दी हैं। ठीक है ना, बैक्टीरिया ने इंसानों के लिए बहुत ज्यादा सर्विसेज दी हैं। हाउ? बेनिफिट्स हैं, सर्विसेज बहुत ज़्यादा दी हैं, लेकिन किस तरह? तो वो कहा जाता है कि इसकी वजह से इन्वायरमेंट जो है वो स्टेबलाइज होता है। ठीक है ना, ये इन्वायरमेंट को स्टेबलाइज करते हैं। किस तरह? ये बायो जियो केमिकल साइकिल चलाते हैं। दे रन बायो जियो केमिकल साइकिल्स। ठीक है, और उसके अलावा क्या है, जो बायो जियो केमिकल साइकिल है ये क्या है? ये रिसाइकलर है नेचर के लिए। ठीक है ना, मतलब कि जो हमारे पास होते हैं साइकिल, बायो जियो केमिकल साइकिल। बायो मीन जो है वो लाइफ, जियो मीन अर्थ, केमिकल्स अर्थ के अंदर केमिकल्स के जो साइकिल, लाइफ के अंदर जो केमिकल के साइकिल की जो अर्थ में रिसाइकलिंग होती है, इसको हम बायो जियो केमिकल साइकिल कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन साइकिल आता है, कार्बन साइकिल आ जाता है। ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है कि जो नाइट्रोजन, कार्बन लिविंग ऑर्गेनिज्म से इन्वायरमेंट में और इन्वायरमेंट में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जाती हैं, तो इसको हम बायोजियो केमिकल साइकिल्स कहते हैं। ठीक है ना, तो इसकी वजह से रिसाइकलिंग होती है, रिसाइकलिंग होती है। ठीक है ना, नेचुरल एलिमेंट्स की। तो दैट्स वाई वी आर कॉलिंग बैक्टीरिया एज ए रिसाइकलर ऑफ नेचर। ठीक है ना, क्योंकि ये बायोजियो केमिकल साइकिल्स को चलाते हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये साइक्लिंग प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। दे प्ले ए मेन रोल इन साइक्लिंग प्रोसेस। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये मिलके बने होते हैं इन एलिमेंट से, दैट इज सेल फोन। ठीक है ना, इसके लिए मैं वर्ड यूज कर रही हूँ, सेल फोन्स, कार्बन, फॉस्फोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। ठीक है ना, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म इस सी फोन यानी कि सेल फोन से मिलकर बना हुआ है। आपने ये एलिमेंट्स याद रख लेने हैं। ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ बैक्टीरिया की। ठीक है ना, तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं आपकी बुक में। ठीक है ना, दैट इज रिसाइकलर ऑफ नेचर। ठीक है, मेकर्स ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स, इन्वायरमेंटल क्लीनर्स। ठीक है, बायोपेस्टिसाइड्स, रिसर्च एंड दी टेक्नोलॉजी टूल। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं रिसाइकलर ऑफ नेचर वाले पॉइंट की। ठीक है ना, इसको मैं आपके सामने डिस्क्राइब कर देती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे वो कहते हैं कि बैक्टीरिया जो है ये जो है ये एक रिसाइकलर है नेचर के। किस तरह? क्योंकि ये बायो जियो केमिकल साइकिल चलाते हैं। मैंने पहले भी ये बात कर दी थी स्टार्टिंग में कि बैक्टीरिया क्या करवाते हैं, ये इन्वॉल्व होते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल्स में। ठीक है ना, तो बायो जियो केमिकल साइकिल्स में होता क्या है? कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स। ठीक है, एसेंशियल एलिमेंट में हो सकते हैं नाइट्रोजन, कार्बन। ठीक है ना, तो ये नाइट्रोजन साइकिल जिसको आप कहते हैं कार्बन साइकिल होते हैं। ठीक है ना, तो नाइट्रोजन और कार्बन वगैरह जो होते हैं एलिमेंट्स, इनको जो है वो मूव करवाया, बैक्टीरिया इनको मूव करवाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से
इन्वायरमेंट में। किस तरह, आपको पता है ना नाइट्रोजन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ट्रैप फॉर्म में मौजूद है। आपके प्रोटीन्स जो हैं वो उनके अंदर नाइट्रोजन मौजूद है, ठीक है ना। आपके जो है वो डीएनए वगैरह जो है बेसिस है उनके अंदर भी नाइट्रोजन का पार्ट होता है, ठीक है। अब ऑर्गेनिज्म के अंदर ये नाइट्रोजन एक ट्रैप फॉर्म में मौजूद है। ऑर्गेनिज्म की होगी है डेथ। जब डेथ हुई है, डेथ के बाद आपको पता है इसके ऊपर किसने अटैक करना है, बैक्टीरियाज ने। और जब इनके ऊपर बैक्टीरियाज अटैक करेंगे ऑर्गेनिज्म क्या कर जाएगा, डिके कर जाएगा। और जब ये इसके डिकेइंग होती है तो ये इसके अंदर मौजूद ये प्रोटीन डीएनए सब ने क्या करना है, इसकी ब्रेक डाउन होनी शुरू हो जानी है। और जैसे ही इसकी ब्रेक डाउन होनी है इसने टूटना है। जो हमारे पास प्रोटीन्स वगैरह हैं, दूसरे जो है डीएनए वगैरह हैं, और इसके अंदर मौजूद एलिमेंट्स, एसेंशियल एलिमेंट्स, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ठीक है ना। ये सारे एलिमेंट्स जो है ये क्या होने, अलहदा अलहदा हो जाने और इन्वायरमेंट में इनको रिलीज करवाया जाना है, ठीक है ना। और इन्वायरमेंट में इनको रिलीज करवाया जाना है। और उसके बाद कुछ बैक्टीरिया जो इन्वायरमेंट के अंदर इनको फिक्स करते हैं, ठीक है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, वो इनको दोबारा फिक्स करेंगे इन नाइट्रोजन को और दोबारा प्लांट्स को देंगे, ठीक है ना, फिक्स करके। और प्लांट्स फिर इनको यूज़ करके क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है वो प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है ना, प्रोटीन्स वगैरह की, ठीक है ना। और ऑर्गेनिज्म दोबारा उनकी इनटेक कर लेंगे, ठीक है। तो प्लांट्स दोबारा इस नाइट्रोजन को यूटिलाइज कर लेंगे, ठीक है ना। इसी तरह ये नाइट्रोजन इन्वायरमेंट के अंदर ही रहती है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में क्या करेगी, इसकी साइकिलिंग होगी। और वो कौन करवा रहा है, बैक्टीरिया करवा रहा है। ऑफ कोर्स डेथ के बाद डिकेइंग बैक्टीरिया करवाएगा तो ये इन्वायरमेंट में रिलीज होगी ना नाइट्रोजन, ठीक है। इसी तरह ये साइकिल जिसमें ये सारा नाइट्रोजन वगैरह की होती है, ठीक है ना, कार्बन वगैरह की साइकिलिंग होती है, इसको हम कहते हैं, एक को नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं, इसको कार्बन साइकिल कह सकते हैं। और ओवरऑल इन नाइट्रोजन कार्बन साइकिल को क्या कहा जाता है, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, ठीक है। तो बैक्टीरिया ही होते हैं जो इस बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के जरिए एसेंशियल एलिमेंट्स को ऑर्गेनिजम्स और इन्वायरमेंट के दरमियान में जो है वो ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। अच्छा, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया और डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं, ये दो बैक्टीरिया होते हैं जिन्होंने नाइट्रोजन साइकिल को कंप्लीट करवाना होता है, ठीक है ना। आपको पता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ने क्या करना है, फिक्स करवाना है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म के अंदर। और डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ने ये वाले हमारे पास मौजूद है जो यूजेबल फॉर्म वाली नाइट्रोजन ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उसको डीनाइट्रीफाई करना है ताकि उसको नॉर्मल फॉर्म में लेके आना है जो कि एनवायरनमेंट में एस्केप कर जाती है, ठीक है। अच्छा, बेसिकली जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनके लिए एक टर्म यूज की जाती है, दैट इज NNA, ठीक है ना। तो N से क्या है, नाइट्रोसोमोनास, ठीक है। अच्छा, दूसरे N से है नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। और थर्ड N इज अजोटोबैक्टर, ठीक है। ये बेसिकली ये तीन बैक्टीरिया होते हैं जिन्होंने नाइट्रोजन की फिक्सेशन करवानी होती है, ठीक है ना। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है जिसको ऑर्गेनिज्म यूज नहीं कर सकते हैं, इट इज नॉट द यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। इसको प्लांट्स नेक्स्ट फिक्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या करवाना है, इसको बैक्टीरिया ने कन्वर्ट करवाना होता है यूजेबल फॉर्म से, NO2 और NO3 की फॉर्म में, जिसको प्लांट यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर। अच्छा, उसके बाद सेकंड है डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में क्या होता है कि इनके अंदर वो फार्म जो कि यूजेबल फार्म थी उसको डीनाइट्रीफाई किया जाता है किसके अंदर, N2 के अंदर, ताकि इस N2 को इन्वायरमेंट में एस्केप करवाया जा सके, ठीक है ना। क्योंकि इन्वायरमेंट के अंदर भी बैलेंस रखना है। अब सारी नाइट्रोजन को यूजेबल फार्म में कन्वर्ट कर देंगे तो पीछे बचेगा क्या, ठीक है ना। तो ये जो यूजेबल फार्म वाली नाइट्रोजन है इसको दोबारा कन्वर्ट करवाया जाता है N2 की फॉर्म में, ताकि ये इन्वायरमेंट में स्केप करे और नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट हो, ठीक है ना। इस तरह N2 NO2 NO3 ये इसमें कन्वर्ट होती रहती है, ये इसमें, ठीक है ना। क्लियर। तो जब ये इसमें कन्वर्ट होती है तो बैक्टीरिया यूज होते हैं, दैट इज डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। और जब ये इसमें कन्वर्ट होगी तो जो बैक्टीरिया यूज होंगे दैट इज नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ठीक है। तो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन से होते हैं, सीडोमोनास,
मोनास आर दी डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है, क्लियर। तो डीकम्पोजर बैक्टीरिया जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं सी ऑप्शन की, दैट इज डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिन्होंने डेड ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज करना होता है। डेड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, दीज बैक्टीरिया डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक मैटर। और ये क्या करते हैं, जब डेड ऑर्गेनिक मैटर को इस डिकम्पोज किया जाता है, तो वहां पे मैंने आपको पहले बताया ना कि ऑर्गेनिज्म जब की डेथ होती है तो वो बैक्टीरिया उसके ऊपर अटैक करते हैं। बैक्टीरिया अटैक करते हैं तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया के अटैक के बाद जो ऑर्गेनिज्म डिके होना शुरू होता है, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो चीज़ें होती हैं, जैसे उनका प्रोटीन, उनका जो है डीएनए, ठीक है ना, उनके अंदर जो भी चीज़ें मौजूद हैं, प्रोटीन हो गया, डीएनए हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, वो सारे क्या होते हैं, वो टूटना शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना, जब प्रोटीन टूटेगा, डीएनए टूटेगा, कार्बोहाइड्रेट्स टूटेंगे, तो वहाँ पे इन चीज़ों को बनाने वाले एलिमेंट्स, दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है ना, नाइट्रोजन, ये क्या होंगे, ये वहाँ पे रिलीज होंगे। ठीक है ना, और इनकी वहाँ पे प्रोडक्शन होगी। ठीक है, और इस तरह ही ये इन्वायरमेंट में रिलीज होंगे और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन साइकिल वहां पे चलेगा। ठीक है ना, दैट इज बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो डीकम्पोजर बैक्टीरिया ही होते हैं जो ये साइकिल्स भी चलाते हैं। ठीक है, क्लियर। उसके बाद वो बात करते हैं डी ऑप्शन की, दैट इज साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया दैट इज ब्लू ग्रीन अलगा जिसको आप कहते हैं। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है ये, इसको अलगा की कैटेगरी में भी लिया जाता है कि ये ब्लू ग्रीन अलगा कहा जाता है इसको, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक है और अलगा के साथ भी कुछ रिजेम्बलेंस है। और बैक्टीरिया इसको इसलिए कहा जाता है अलगा की कैटेगरी में होने के बावजूद भी, क्योंकि इनके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस और एक क्लियर न्यूक्लियस नहीं होता है। तो साइनोबैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में फ्री ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि आपको पता है ना, साइनोबैक्टीरिया इतनी ज्यादा अबंडेंसी में प्रेजेंट होंगे अर्थ में, और ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस, दे विल डू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अमल से क्या प्रोड्यूस करेंगे, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे इन्वायरमेंट में, और ऑक्सीजन की प्रोडक्शन वहां पे होगी, और अर्थ के एटमॉस्फेयर में फ्री ऑक्सीजन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। अब हम प्लांट्स के मुकाबले में, ठीक है ना, बहुत ज्यादा होते हैं, तो ऑक्सीजन की फ्री ऑक्सीजन की जो डिमांड है ना अर्थ में, ये साइनोबैक्टीरिया भी बहुत हद तक पूरी कर रहे हैं। ठीक है, तो उस दिन हमने एक चीज पढ़ी थी, दैट इज हेट्रोसिस्ट विच इज अ पार्ट ऑफ द साइनोबैक्टीरिया। ठीक है ना, हमने देखा था इस तरह साइनोबैक्टीरिया के ये बीड्स होते हैं, इस तरह एक दरमियान में एक लंबा सा बीड आ जाता है, इसको कहा जाता है हेट्रोसिस्ट। ठीक है, तो हेट्रोसिस्ट क्या करते हैं, ये फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को, और ये नाइट्रोजन प्लांट यूज करते हैं प्रोटीन बनाने के लिए। ठीक है ना, तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि दीज हेट्रोसिस्ट आर इन्वॉल्व इन दी नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्लियर, लगी समझ इसकी भी है। और हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज मेकर्स ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स। अच्छा, सेकंड पॉइंट है हमारे पास, मेकर्स ऑफ द यूजफुल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो यूजफुल प्रोडक्ट के लिए बैक्टीरिया जो है एक मेकर है यूजफुल प्रोडक्ट्स की बनाने के लिए। ठीक है ना, तो बहुत से बैक्टीरिया जिसमें आते हैं लैक्टोबैसिलस, ये क्या करते हैं, यीस्ट या फिर मोल्ड के साथ कंबाइन करते हैं और बेकरी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। ठीक है ना, बेकरी प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, फर्मेंटेड फूड्स कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये लैक्टोबैसिलस आफ्टर कंबाइनिंग विद यीस्ट एंड द मोल्ड्स इज रियली यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द बेकरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये बेकरी प्रोडक्ट के अंदर ये फर्मेंटेड फूड आता है, जिसमें से चीज़ है, पिकल, अचार वगैरह, सोया सॉस, विनीगर, सिरका वगैरह, वाइन, ठीक है, और योगर्ट। ठीक है ना, दही वगैरह बनाने में जो है इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि मोस्टली जो है वो फार्मास्यूटिकल जो है कंपनीज वो भी बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं मेडिसिन वगैरह की प्रोडक्शन के लिए। ठीक है ना, और उसके अलावा क्या होता है, एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री। ठीक है ना, तो अब एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री
कौन सी इंडस्ट्री होती है जो कि जिसमें किया जाता है, केमिकल प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए फार्मिंग वाली चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है ना। फार्मिंग की चीज़ें बनाने वाली इंडस्ट्री किस तरह, केमिकल, एग्रो का मतलब होता है ये एग्रीकल्चर, फार्मिंग से रिलेटेड है ये वर्ड, और केमिकल मतलब है केमिकल्स, ही तो केमिकल्स को यूज़ करते हुए ये फार्मिंग की चीज़ें बनाने वाली इंडस्ट्री को एग्रो केमिकल इंडस्ट्री कहा जाता है। तो फार्मिंग में क्या होता है कि ये इंडस्ट्री ऐसे केमिकल की प्रोडक्शन करती है जो फार्मिंग यूज होते हैं टू कंट्रोल पेस्ट, वीड्स, ठीक है, डिजीज़, और उसके अलावा ग्रोथ और यील्ड जो है क्रॉप की उसको इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किए जाते हैं ये वाले केमिकल्स, ठीक है। लगी समझ इसकी भी। इसके अलावा बैक्टीरिया को यूज़ किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स बेसिकली है क्या, केमिकल सब्सटेंस है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। और इनको प्रोड्यूस करते हुए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल कर सकते हैं या इनहिबिट कर सकते हैं ग्रोथ को, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को, ठीक है ना। तो एंटीबायोटिक्स बेसिकली मेडिसिन ही होती हैं। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, बैक्टीरिया को यूज़ करते हुए इन एंटीबायोटिक्स की प्रोडक्शन करवाई जा सकती है, ठीक है। क्लियर, लगी समझ इसकी भी। तो उसके बाद हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एनिमल स्किन। अच्छा, वो बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक की प्रोडक्शन में यूज होते हैं मोस्टली ये स्ट्रेप्टोमाइसिस है, स्ट्रेप्टोमाइसिस, जो कि फिलामेंटियस सॉइल बैक्टीरिया है, ठीक है ना। एक्टिनोमाइसीट से ये बिलोंग करते हैं। तो ये एंटीबायोटिक की प्रोडक्शन करवाने के लिए हेल्प करते हैं। उसके अलावा बैक्टीरिया को यूज़ किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनिमल स्किन। एनिमल स्किन की प्रोडक्शन के लिए भी बैक्टीरिया को यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। क्लियर, लगी समझ इसकी भी। तो बेसिकली बैक्टीरिया को एनिमल स्किन की प्रिपरेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है कमर्शियल लेवल के ऊपर, ठीक है। और इस स्किन को, एनिमल स्किन को यूज़ करते हुए लेदर वगैरह की चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है ना। और जिस तरह हमारे पास लेदर शूज़, लेदर कोट, लेदर जैकेट्स वगैरह, ठीक है ना। तो वो जो लेदर आती है वो एनिमल की स्किन ही होती है। और इस स्किन को जो है वो इस फार्म में लाने के लिए क्या यूज़ होता है, बैक्टीरिया ही यूज़ होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बैक्टीरिया एज ए इन्वायरमेंटल क्लीनर, ठीक है। तो बैक्टीरिया को जो है वो इन्वायरमेंटल क्लीनर के तौर पर यूज़ किया जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया क्या करते हैं, ऑर्गेनिक जो थिंग्स होती हैं इन्वायरमेंट में उसको डिग्रेड करते हैं, ठीक है ना। आपको पता है ना कि ये ऑर्गेनिक जो चीज़ें होती हैं ये गलने सड़ने का इसका अमल, और फिर इनके प्रोडक्ट्स को इन्वायरमेंट में रिलीज करवाना होता है, ठीक है ना। जिस तरह कोई इंसान मर जाता है, ठीक है ना, उसकी बॉडी डिग्रेड करना शुरू हो जाती है, तो वो डिग्रेडेशन में बैक्टीरिया ही हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये गलने सड़ने के अमल में बैक्टीरिया ही हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा क्या होता है कि ये बैक्टीरिया जो होते हैं इनको यूज़ किया जाता है ताकि पोल्यूटेंट्स वगैरह जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स इन्वायरमेंट में उसको रिमूव किया जा सके, मतलब बायो रेमिडिएशन, यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू रिमूव पोल्यूटेंट फ्रॉम द इन्वायरमेंट, ठीक है ना। इसको हम बायो रेमिडिएशन कहते हैं। और ये बैक्टीरिया जो ये अमल करते हैं इसको हम बायो रेमिडिएटिंग बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है ना। ये वेस्ट वगैरह को डिकम्पोज करते हैं, ऑर्गेनिज्म को प्योरीफाई, इन्वायरमेंट को प्योरीफाई करते हैं, ठीक है। लगी समझ इसकी भी। तो आपको पता है ना कि बैक्टीरिया जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये सिटी सीवेज वगैरह जिस तरह के ऑयल हो गया, पेस्टिसाइड्स, ठीक है, हैवी मेटल्स, ठीक है, और सीवेज वगैरह जो होता है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, उसको हार्मलेस प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। हार्मलेस प्रोडक्ट में आगे के उसकी डिकम्पोजिशन करके उनको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। दैट नॉर्मल फॉर्म इज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वाटर और सिंपल साल्ट, ठीक है। ये इसकी नॉर्मल फॉर्म होती है। लगी समझ इसकी भी। उसके अलावा क्या होता है कि बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये पेट्रोलियम के अंदर हाइड्रोकार्बन्स को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। दे विल डाइजेस्ट हाइड्रोकार्बन्स इन दी पेट्रोलियम, ठीक है, ठीक है, लगी समझ इसकी भी। और उसके बाद वो क्या करते हैं कि बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये ऑयल स्पिल्स वगैरह को भी क्लीन करते हैं। मतलब कि जो ऑयल के अंदर हाइड्रोकार्बन एंड
को ये डाइजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, इनके पास ये एबिलिटी होती है, ठीक है। ओशंस वगैरह में ना बैक्टीरिया को, जिस तरह माइकोबैक्टीरियम वगैरह जो हो गए, उनको ओशंस में यूज किया जाता है ताकि वहां पे ऑयल स्पिल्स को क्लीन किया जा सके। ये क्या करते हैं, ये जो हार्मफुल ऑयल होता है ना, ठीक है ना, बैक्टीरिया इन हार्मफुल ऑयल को कन्वर्ट करवा देते हैं नेक्स्ट किसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और वाटर के अंदर, ठीक है। लगी समझ इसकी भी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर उन्हें कन्वर्ट करवा देना होता है। तो इसी तरह जो बैक्टीरिया होते हैं इनको यूज किया जाता है बायो रेमिडिएशन के प्रोसेस में, ताकि इंडस्ट्रियल टॉक्सिक वेस्ट को ट्रीट किया जा सके। लगी समझ इसकी भी। हम बात करते हैं बायोपेस्टिसाइड्स की। अच्छा, अब हम बात करते हैं बायोपेस्टिसाइड्स की। तो बैक्टीरिया को पेस्टिसाइड की जगह पे प्लेस पे यूज किया जाता है बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल के प्रोसेस में, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें मैं आपको थोड़ी एग्जांपल दे देती हूँ बीटी कॉटन की, ठीक है ना, क्योंकि तो ये बीटी कॉटन वाले बैक्टीरिया को आपकी बुक में एक्सप्लेन कर रहा है, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग हियर बीटी कॉटन एग्जांपल, ठीक है ना। तो बीटी कॉटन वाला बैक्टीरिया कौन सा होता है, बैसिलस थोरिनजाइएंसिस, ठीक है ना। तो बीटी कॉटन की हिस्ट्री थोड़ी देख लेते हैं। तो बीटी कॉटन ऐसी कॉटन है जिसके अंदर ये वाला बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस हुआ होता है। तो नॉर्मल केसेस में क्या होता है कि कॉटन को ना बहुत ज़्यादा इंसेक्ट जिसके अंदर आते हैं, बॉल वॉर्म्स वगैरह, ये अफेक्ट कर देते थे, ठीक है ना। अब होता है कॉटन के बॉल्स और जो है वो डैमेज हो जाते थे, ठीक है ना, उनकी जो है यील्ड वो रिड्यूस हो जाती थी। तो फार्मर्स क्या करते थे, वो बहुत ज़्यादा कोई 10-15 स्प्रे इस कॉटन के ऊपर कर देते थे, जो कि हार्मफुल भी होती थी इन्वायरमेंट के लिए। बेनिफिशियल इंसेक्ट्स भी इस कॉटन के ऊपर की गई परफ्यूम स्प्रे से मर जाते थे, और ये एक्सपेंसिव भी बड़ा था प्रोसेस, ठीक है। अब साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया एक सॉइल बैक्टीरियम दैट इज बैसिलस थोरिनजाइएंसिस, ठीक है, जिसको हम कहते हैं बीटी बैक्टीरिया, ठीक है। और ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये नेचुरली प्रोड्यूस करता है बीटी टॉक्सिन, ठीक है। बीटी टॉक्सिन इसने नेचुरली प्रोड्यूस करना होता है। ये टॉक्सिन जो होती है, ये जो बॉल वॉर्म्स होते हैं ना, ठीक है ना, इनके लिए बहुत जो इनका लार्वा होता है ना, उसको किल कर देती है, और कैटरपिलर को भी किल कर देती है। बॉल वॉर्म्स ही कर रहे थे ना अफेक्ट इसको, जो हमारे पास कॉटन है, ठीक है ना, इसको जो है वो खराब कर रहे थे। अब ये बैक्टीरिया ये बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, ये इस बॉल वॉर्म को मार रहे हैं, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि स्पेसिफिकली यही मर रहा है, बेनिफिशियल इंसेक्ट नहीं मर रहे, और ना ही ये जो हमारे पास बीटी टॉक्सिन है ये ह्यूमन या फिर एनिमल के लिए हार्मफुल है, ठीक है। तो अब क्या होता है, साइंटिस्ट ने इसका जीन निकाला जो बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करने वाला बैसिलस थोरिनजाइएंसिस के पास था, ठीक है ना, बीटी बैक्टीरिया इसके पास था मौजूद जीन, ठीक है। तो इसको कहा जाता है क्राइजीन, ठीक है। क्राइजीन को क्या किया गया, निकाला गया, आइसोलेट किया गया लेबोरेटरी के अंदर, और इस क्रायोजीन को इंसर्ट करवा दिया गया इस जो कॉटन प्लांट है, ठीक है ना, उसके डीएनए के अंदर। तो आपको पता है ना कि इस तरह कटिंग करके देखो, ये डीएनए है, यहाँ से लगाया कट, और इस कट की जगह पे जो ये स्पेसिफिक था बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करने वाला जीन बैसिलस थोरिनजाइएंसिस का, उसको इस तरह इंसर्ट करवा दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको इंसर्ट करवाया गया है, ठीक है। तो अब होता क्या है, बेसिकली इसकी इंसर्जन यहाँ पे जब हो जाती है, बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करने बीटी टॉक्सिन वाले जो है इंसर्जन, इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। तो ये यहाँ पे बीटी टॉक्सिन वाले जीन ने जो हमारे पास कॉटन है, कॉटन के अंदर भी वही टॉक्सिन प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है ना, जिन्होंने नेक्स्ट बॉल वॉर्म्स को अफेक्ट करना है, इसके लार्वा को किल कर देना है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि बॉल वॉर्म्स की यहाँ पे प्रोडक्शन भी रुक जाएगी, क्योंकि बीटी जो हमारे पास बॉल वॉर्म्स के अंदर इस बीटी टॉक्सिन ने क्या करना है, इंसेक्ट की गट के अंदर जाके इसकी स्टोमिक एक्टिविटी को रोक देना है, इंसेक्ट के अंदर होल, गट के अंदर होल क्रिएट कर देना है, और जिसकी वजह से इंसेक्ट ने खाना पीना बंद कर देना है, पैरालाइज होना है और डेथ हो जानी है उसकी। तो ये कॉटन भी बच जाती है इस तरह, ठीक है। तो ये तो बीटी कॉटन, तो इसकी वजह से क्या होता है, तो जब इसको इस बीटी टॉक्सिन वाली जीन को, जिसको
इसको क्रायोजीन कहते हैं, इसके अंदर इंसर्ट करवाते हैं कॉटन के अंदर। तो इस कॉटन को नाम दे दिया जाता है बीटी कॉटन का, ठीक है। ये बीटी कॉटन की वजह से एक तो कॉटन की यील्ड बच गई, ठीक है, एक प्रोडक्शन कॉस्ट जो थी इतनी ज़्यादा परफ्यूम जहाँ पे स्प्रेज यूज़ होनी थी उसकी जगह पे एक ही जो है वो प्रोसेस कर लिया गया है, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम हो जाती है, ठीक है ना। नेचुरल पेस्ट रेजिस्टेंस बिल्ड हो जाती है प्लांट के अंदर, इन्वायरमेंट को भी बचा लिया जाता है और हार्मफुल केमिकल्स भी इन्वायरमेंट के अंदर नहीं जो है वो जो है वो दाखिल होते हैं, ठीक है ना। क्लियर लगी समझ। तो बैसिलस thuringiensis की हिस्ट्री थोड़ी सी मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, लगी समझ इसकी भी। तो ये बायोपेस्टिसाइड्स मतलब के ऐसे पेस्टिसाइड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही मौजूद है, ठीक है ना। दूसरे होते हैं केमिकल्स वाले पेस्टिसाइड्स, ठीक है, जो नॉर्मल होते हैं, और ये बायो है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही एज इट इज मौजूद होते हैं, लगी समझ इसकी भी। अब हम बात करते हैं रिसर्च और टेक्नोलॉजी टूल की। अच्छा, रिसर्च और टेक्नोलॉजी टूल में वो कहता है कि आपको पता है ना कि बैक्टीरिया जो है ये बहुत क्विकली ग्रो करते हैं, ठीक है। अब वो क्विकली ग्रो करते हैं इसका मतलब क्या है कि साइंटिस्ट जो है इनको इजीली यूज़ कर सकते हैं लेबॉर्ट्रीज वगैरह के अंदर, ठीक है ना। कि इसकी मैन्युपुलेशन का मतलब क्या है कि बैक्टीरिया का यूज़ करते हुए कोई भी प्रोडक्शन करवाना, ठीक है ना, किसी भी इंसुलिन वगैरह की प्रोडक्शन करवाना, किसी भी चीज़ की बायोलॉजिकल लेवल पे प्रोडक्शन करवाना, ठीक है ना, दैट इज मैनिपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। तो आपको पता है कि इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा, इसीलिए इसकी मैनिपुलेशन जो होती है वो काफ़ी ईजी हो सकती है। इन रीजंस की वजह से बैक्टीरिया को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है फील्ड्स के अंदर, दैट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। उसके अलावा जेनेटिक्स के अंदर इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसको बायोकेमिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। अच्छा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपको पता है ना कि डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के वर्क के बारे में बताया जाता है, ठीक है ना। तो जो प्रोडक्शन होती है ह्यूमन इंसुलिन जीन की एस्चेरिशिया कोलाई के अंदर, ठीक है ना, इंसुलिन जीन इन इकोलाई, ठीक है ना, ये प्रोडक्शन जो होती है ये करवाई जाती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, ठीक है, ताकि बैक्टीरिया को एक टिनी फैक्ट्रीज के तौर पर यूज़ किया जाता है इंसुलिन की प्रोडक्शन के लिए, ठीक है ना। इंसुलिन की जीन इंसर्ट करवाई जाती है एस्चेरिशिया कोलाई बैक्टीरिया में, और जितनी दफ़ा एस्चेरिशिया कोलाई जो है वो डुप्लीकेट करते हैं, ग्रो करते हैं, उतनी दफ़ा ये इंसुलिन की जीन भी साथ साथ जो है वो डुप्लीकेट करती है, और नेक्स्ट जो है वो प्रोडक्शन करवाई जाती है इंसुलिन की, ठीक है। लगी समझ इसकी भी। उसके बाद वो बात करता है कि बैक्टीरिया का यूज जो होता है इसके अंदर जेनेटिक्स के अंदर, ठीक है। तो जेनेटिक्स आपको पता है ना कि जेनेटिक्स कौन सी स्टडी है जिसमें हेरिडिटरी जो है वो और वेरिएशंस वगैरह को स्टडी किया जाता है कि किस तरह जो है करैक्टर्स पास होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स के अंदर, ठीक है। उसको हम जेनेटिक्स का नाम देते हैं, ठीक है ना, ट्रांसफर ऑफ जीन्स, ठीक है। लगी समझ इसकी भी, ठीक है। तो जेनेटिक्स के अंदर भी बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो अगर ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगी तो ओवर एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हो जाएगी। अच्छा, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने डिटरमाइन किया कि किस तरह जीन्स आपको पता है ना क्या है, पार्ट ऑफ डीएनए जो एक्सप्रेस करके प्रोटीन बनाता है, और प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन करती है, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इन जीन्स को और इंजाइम्स को स्टडी किया है, ठीक है ना, और ये देखा है कौन कौन से जीन्स और इंजाइम बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने यही जीन्स और इंजाइम्स को दूसरे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्टडी किया है, और फिर साइंटिस्ट ने जो है वो इंसर्ट किया है ह्यूमन जीन को बैक्टीरिया के अंदर फिट करवाया है, और उसके बाद बहुत सी प्रोटीन्स वगैरह की प्रोडक्शन करवाई है, क्योंकि ज़्यादा हाई लेवल पे ये ग्रो करते हैं। तो जितनी दफ़ा ये ग्रो करेंगे, जितनी दफ़ा ये डुप्लीकेट करेंगे, तो जो वो जीन जो इनके अंदर बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करवाई होती है वो भी उतनी दफ़ा ही डुप्लीकेट, उतनी दफ़ा ही ग्रो करेगी। तो इसी तरह साइंटिस्ट ने इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन्स और एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन करवाई है एक अपर लेवल के ऊपर, ठीक है। लगी समझ इसकी भी। तो होप्स हो कि आपको इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।